अभी हम सेट 2 प्री बोर्ड के फिजिक्स का सेट 2 क्वेश्चन का है सोल्यूशन करवा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर आर 3/2 एंड 4/3। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। हमको निकालना है डब्ल्यू म्यू जी। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है ए म्यू जी डिवाइड ए म्यू डब्ल्यू। तो ए म्यू जी का वैल्यू क्या है 3/2 है और ए म्यू डब्ल्यू का वैल्यू क्या है 4/3 है। तो यह इंटू हो जाएगा 3 3 जा 9 4 2 जा 8, तो 9/8 हो गया आंसर। इसी का क्वेश्चन और है इन ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस इज 10 सेंटीमीटर एंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 30 सेंटीमीटर। देन कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस। यह कॉन्वेक्स प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है। एक सरफेस इसका प्लेन होता है और दूसरा सरफेस है यह कर्व होता है, कॉन्वेक्स होता है, इसलिए इसका नाम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। अब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस या प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्लेन का इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पर हम लोग पुटअप कर देंगे, वैल्यू फोकल लेंथ दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और सेकेंड सरफेस का रेडियाई ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, सेकेंड सरफेस का -10। तो 1/∞ इक्वल टू 0 और माइनस माइनस प्लस, तो 1/10 हो गया। तो 1/30 0 0 कट, तो क्या आया म्यू -1 इक्वल टू -1 इधर आ गए 1/3 प्लस 1, तो 4/3 दैट इज 1.33। यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लेंस का निकला। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी if the wavelength associated with proton and electron are λp and λe respectively, then find the relation between λp and λe। मतलब वेवलेंथ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। अब हम लोग जानते हैं कि वेवलेंथ इक्वल टू होता है h/2m k √। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, मास है, और k है एनर्जी। अब यहाँ पर वेवलेंथ और मास के बीच में कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली का रिलेशन है। इन्वर्सली का रिलेशन क्या है, स्क्वायर रूट का इन्वर्सली, मतलब λp/λe इक्वल टू me डिवाइड mp इन्वर्सली। अब चूंकि मास प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है इसलिए उसका वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। तो यह रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू स्टेबल न्यूक्लियाई have more neutrons than protons। तो यहाँ पर है सो न्यूट्रॉन्स होना चाहिए या न्यूट्रॉन्स होगा, न्यूट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। स्टेबल न्यूक्लियाई में एक्चुअल में क्या है कि प्रोटॉन अगर होता है न्यूक्लियस के अंदर तो उसके बीच में रिपल्सिव फोर्स काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, जिसकी वजह से न्यूक्लियस है सो अनबैलेंस्ड होता है। तो उसको हटाने के लिए अगर न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा है सो न्यूक्लिया स्टेबल होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है बिकॉज प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज एंड रिपेल ईच अदर, दिस रिपल्सिव फोर्स इज मोर सो दैट the excess of neutron are required to reduce this repulsive force। तो यह हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इफ टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड 1 मीटर apart in vacuum are placed such that the each carries 2 ampere current, then calculate the force due to them। फोर्स पर यूनिट लेंथ हमको निकाल देंगे। फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ का μ0/4π2 I1I2/r। μ0/4π का वैल्यू क्या है 10⁻⁻7 होता है। 2 करंट का वैल्यू 2 × 2 हो गया और है सो रेडियस कितना दिया 1 मीटर, डिस्टेंस सेपरेशन दिया हुआ है 1 मीटर। तो यहाँ पुटअप कर दिए, यह फॉर्मूला आ गया न्यूटन पर मीटर का।
फोर्स पर यूनिट लेंथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है और का, यह क्वेश्चन ट्रांसफार्मर का है। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी कॉइल ऑफ ए ट्रांसफार्मर विच स्टेप डाउन फ्रॉम 220 वोल्ट टू 20 वोल्ट, 220 वोल्ट से 22 वोल्ट में स्टेप डाउन कर रहा है, विथ सेकेंडरी कॉइल ऑफ इम्पीडेंस, सेकेंडरी कॉइल में रेसिस्टेंस का प्रयोग 220 ओम लग रहा है। तो पहले सेकेंडरी कॉइल का करंट निकालेंगे, तो यह हो गया सेकेंडरी कॉइल का ईएमएफ बाय रेसिस्टेंस, तो 20/220 मतलब 1/10 हो गया, मतलब 0.1 एम्पियर हो गया। यह सेकेंडरी कॉइल का ऐसा करंट हुआ। अब हम लोग को पता है फॉर्मूला होता है IS/IP, मतलब सेकेंडरी कॉइल का करंट डिवाइडेड प्राइमरी कॉइल का करंट इक्वल टू ES/EP। तो वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे और इस तरह से प्राइमरी करंट को हम लोग निकाल लेंगे, या 10⁻⁻² एम्पियर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। क्वेश्चन नंबर 5, ए फिजिक्स टीचर ऑफ क्लास 12 वाज एक्सप्लेनिंग द टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। She then told the class that at the some location the electric field due to two identical negative charge can be zero. How? तो दो चार्ज है, दो नेगेटिव चार्ज है, तो उसके मिड पॉइंट पर है सो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है, चाहे वह नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, मिड पॉइंट पर है सो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो जाता है। क्योंकि दोनों साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो मिडिल पॉइंट पर है सो उसका वैल्यू 0 होगा। एज द टू चार्जेज आर आइडेंटिकल द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय देम विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन एट सम लोकेशन। दस एट द मिड पॉइंट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दिस टू चार्जेज द इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी 0। यह होगा मिड पॉइंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और में है क्वेश्चन नंबर, एन आर्बिट्री सरफेस इनक्लोजेज ए डायपोल, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। अब डायपोल है तो डायपोल में क्या होता है, इक्वल बट अपोजिट चार्ज होता है, दैट इज कि टोटल चार्ज का वैल्यू 0 होता है। तो चार्ज जब 0 होगा तो फ्लक्स भी 0 हो जाएगा गॉस थ्योरम से। तो इन द आर्बिट्री सरफेस इनक्लोजेड डायपोल देन द चार्ज इज 0, चार्ज 0 हो जाता है बिकॉज द टोटल चार्ज ऑन द डायपोल इज 0। सो अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम phi इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज यहाँ 0 है, इसलिए फ्लक्स का वैल्यू हो गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एट लो टेम्परेचर द प्योर सेमीकंडक्टर एक्ट एज ए इंसुलेटर वाई। तो प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स बराबर होता है, और लो टेम्परेचर में है सो क्या है कि कंडक्शन वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जंप कर पाता है, इसलिए यह कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए प्योर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। लिख दिए हैं आंसर में, एट लो टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, सो प्योर सेमीकंडक्टर एक्ट एज एन इंसुलेटर। यह क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्वेश्चन का और है, सेट 2 का हम लोग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन इसी का है, एन टाइप मटेरियल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इवन थ्रू एनी मच ग्रेटर देन NH। दैट मीन्स यहाँ कहना है कि ऐसो एन टाइप सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो ज़्यादा है, लेकिन वह है सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? तो इसका आंसर में यही है, जवाब यही है कि एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा रहता है, लेकिन पूरे क्रिस्टल में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होता है, जिसकी वजह से वह दोनों बैलेंस किए हुए हैं और वह न्यूट्रल हो गया है। तो इन एन टाइप मटेरियल no number of electrons and number of protons are equal in the crystal, so n type material is electrically neutral। यह हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, why lighter elements are better moderated for the nuclear reactor than the heavier element। A moderator slow down the moving neutrons
रिलीज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में इलेक्ट्रॉन्स जो निकलता है उसको मॉडरेटर है स्लो डाउन करता है। एज लाइटर एलिमेंट हैज मास मोर इक्विवेलेंट टू द न्यूट्रॉन, सो दे एक्ट एज ए बेटर मॉडरेटर देन द हेवियर एलिमेंट्स। क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप, गिव रीजन। इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन फील्ड लाइन से सो क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो क्यों नहीं करता है? इसका आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और एंड एट द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज में एंड करता है। ठीक है, देयरफॉर दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, इसलिए क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चार्ज जो होता है वो आइसोलेटेड हो सकता है, इसलिए इसमें है सो क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट इन आवर डेली लाइफ डू नॉट शो द वेव प्रॉपर्टी। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वैसा ऑब्जेक्ट जो बड़ा ऑब्जेक्ट है, जिसका मास ज़्यादा होता है। तो हम लोग जानते हैं कि लैम्डा जो होता है वेवलेंथ वह h/m भी होता है, मतलब कि यह वेवलेंथ है सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास है। तो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा मास ज़्यादा होने की वजह से डी ब्रोगली वेवलेंथ है सो स्मॉल हो जाएगा, और जिसकी वजह से वह वेव प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। तो यह कारण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस इन द चार्ज कैरियर इन ए सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर। सेमीकंडक्टर और कंडक्टर में चार्ज कैरियर कैसा होता है इसके बारे में बताना है। तो कंडक्टर में सिर्फ एक ही प्रकार का चार्ज कैरियर होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन, लेकिन सेमीकंडक्टर में दो प्रकार का चार्ज कैरियर होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरा होल्स होता है। तो इसकी वजह से इसमें दो प्रकार का होता है, यही डिफरेंस है। तो यह हो गया। क्वेश्चन नंबर 70, इट इज एस्टिमेट दैट द एटॉमिक बम released at the Hiroshima released a total energy 7.6 into 10 to the power 13 joule. If on an average 200 mega electron volt energy was released by the fission of one uranium atom, calculate the number of the uranium atom fissions, और second है the mass of the uranium used in the bomb. हिरोशिमा में है सो जो एटम बम है सो गिराया गया था, तो उससे अमाउंट ऑफ एनर्जी निकला 7.6 इंटू 10 टू द पावर 13 जूल। और हम लोग को पता है कि एक एटम यूरेनियम जब है सो फ्यूजन होता है तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि कितना नंबर ऑफ द एटम का फ्यूजन हुआ। तो हम लोग है कि नंबर ऑफ द यूरेनियम एटम फ्यूजन हम लोग निकाल लेंगे। पहले तो इस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर देंगे, और उसके बाद यह टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हुआ है उसमें डिवाइड करेंगे, या 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इसको जूल में कन्वर्ट करके, तो नंबर ऑफ द एटम फ्यूजन जो हुआ था वह आ जाएगा। तो 7.6 इंटू 10 टू द पावर 13 डिवाइड 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट किए, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -13 आया। सॉल्व करने पर इतना आया, इतना नंबर ऑफ द एटम फ्यूजन हुआ है। अब उसके बाद है सो हमको निकालना है कितना मास यूरेनियम हुआ था। तो हम लोग जानते हैं कि मास ऑफ द यूरेनियम कैसे निकाल लेंगे, टोटल मास नंबर और डिवाइडेड बाय मास नंबर। मास ऑफ द यूरेनियम एटम इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो मास नंबर डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, और यह नंबर ऑफ द एटम। तो 235 डिवाइडेड 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 यह एवोगाड्रो नंबर हो गया, और इतना नंबर ऑफ द एटम था। तो इसको सॉल्व करेंगे, इतना ग्राम आएगा, यह हो गया इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है।
इतना एनर्जी ग्राउंड स्टेट में। व्हाट डज द नेगेटिव साइन सिग्निफाई, या जो नेगेटिव साइन है उसका क्या सिग्निफिकेशन है। और सेकेंड है हाउ मच एनर्जी रिलीज टू टेक एन इलेक्ट्रॉन इन दिस एटम फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट में है कि नेगेटिव साइन का क्या है, सो मतलब है नेगेटिव साइन मतलब यहाँ पर हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड विद द न्यूक्लियस, लिखा हुआ है यहाँ पर लिख दिए हैं नेगेटिव साइन सिग्निफाई दैट द इलेक्ट्रॉन इज बॉन्डेड टू द न्यूक्लियस। अब हमको बताना है कि जब इलेक्ट्रॉन है सो जंप करके सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में आता है तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। तो हम जानते हैं ग्राउंड स्टेट में अमाउंट ऑफ एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा तो -13.6 डिवाइडेड 4 हो जाएगा, क्योंकि n² होता है तो n² मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तो कितना एनर्जी रिलीज हुआ E2 - E1, तो -3.4 और माइनस माइनस प्लस 13.6, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, यह ऐसा निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इफ ए compass needle and a deep circle were taken to the magnetic north pole of the earth, what would one observe with the regard to the direction of their respective needle and why? The magnetic compass may rest in any direction because the horizontal component of Earth's magnetic field 0 at the north pole. नॉर्थ पोल पर है सो हॉरिजेंटल कंपोनेंट का वैल्यू 0 होता है, ठीक है, इसलिए एंगल ऑफ डिप का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा। द नेल्स ऑफ द डिप नीडल इज अलोंग द वर्टिकल बिकॉज द एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री एट द नॉर्थ पोल, यह होता है, इतना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अप टू व्हाट वोल्टेज विल द कैपेसिटर सी इन द फिगर गिवन बिलो बी चार्ज्ड। तो हमको वोल्टेज निकालना है, तो करंट है सो कितना होगा। अब देखो यहाँ पर यह है सो कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर को पहले चार्ज किया जाता है, तो कैपेसिटर यह है सो इसका बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 0 होगा, जिससे इधर से करंट का फ्लो नहीं होगा। तो यह R1 और R2 क्या हो गया सीरीज में हो गया, तो टोटल रेसिस्टेंस सीरीज में हो गया, तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा टोटल EMF बाय टोटल रेसिस्टेंस। तो यह इतना करंट हो गया। अब हम लोग जानते हैं V = I/R2 पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, तो V = I/R2, I का वैल्यू इतना है, इसको सब्सटीट्यूट कर दिए और R2 यहाँ पर आ गया, तो यह है सो इतना वोल्टेज है सो निकला, इसका पोटेंशियल डिफरेंस।